Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. From today onward, we are going to start a new chapter of 11th class, that is Cell, the Unit of Life. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सेल होती क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस सेल एंड द डिस्कवरी, शेप एंड साइज ऑफ द सेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेल? सेल को हम लोग यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जिससे सारी जो लाइफ की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती हैं, या सारी एक्टिविटीज़ को जो कंट्रोल करता है, कंडक्ट करता है, वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर सेल कहलाता है. अगर हम सेल के इवोल्यूशन की बात करें, सेल कहाँ से अराइज हुआ, कैसा है, इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं, स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये सारी चीज़ें बायो की एक ब्रांच हैंडल करती हैं एंड दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ नोन एज सेल बायो. तो सेल बायो क्या है? बायो की वो ब्रांच है जिसमें सेल से रिलेटेड हर एक चीज़ को स्टडी किया जाता है कि उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसमें मॉडिफिकेशन, उसका इवोल्यूशन, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, इसकी जितनी भी हिस्ट्री है, इन सभी के बारे में सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है. अगर हम बात करें साइटोलॉजी की, तो साइटोलॉजी क्या है? ये भी साइंस की वो ब्रांच है, बायो की वो ब्रांच है जिसमें स्पेशली सेल की फॉर्म, शेप, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाता है. ठीक है, ऐसी बायो की ब्रांच जहाँ पे सेल की फॉर्म्स के बारे में, सेल की शेप एंड साइज के बारे में पढ़ा जाता है. ठीक है, तो ये क्या है? इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. फादर ऑफ साइटोलॉजी की बात करें तो अगर जो सिंपल बोला जाए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, देन इट इज रॉबर्ट हुक. कौन है? रॉबर्ट हुक. और अगर हम मॉडर्न साइटोलॉजी की बात करें, सो द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी इज थियोडोर शिवान. ठीक है, थियोडोर श्वान. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, देन इट्स अरुण कुमार शर्मा. अरुण कुमार शर्मा, फादर ऑफ Indian cytology. Theodore Schwann, father of modern cytology, and simple father of cytology is Robert Hooke. Next is सेल की डिस्कवरी किसने की? Who had discovered cell? एक्चुअली एक बाई चांस डिस्कवरी है कि उस जमाने में, कब की बात है ये, अराउंड 1665 में माइक्रोस्कोप का, लेंस का, ठीक है, जितने भी ग्लास वर्क है कि किसी भी चीज़ को जूम करके कैसे देखा जाता है, तो ये माइक्रोस्कोप बनाने का फैशन चला हुआ था. और एक साइंटिस्ट थे, या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसा वर्कर था जो इन्हीं से ग्लासेस के ऊपर काम कर रहा था, माइक्रोस्कोप बनाने का काम कर रहा था, एंड ही वाज रॉबर्ट हुक. और रॉबर्ट हुक ने एक ओक ट्री का कॉर्क सेल देखा माइक्रोस्कोप में. ठीक है, और जब उसको देखा, मतलब उसका मेन मकसद था माइक्रोस्कोप बनाने का, लेकिन इट्स अ बाय चांस डिस्कवरी. उसको सेल का स्ट्रक्चर पता चला कि उसने जब कॉर्क सेल को माइक्रोस्कोप में देखा तो ये बहुत सारा एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर उसको नज़र आया, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स नज़र आए. ठीक है, छोटे छोटे काफ़ी हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते की तरह, या फिर हनीकॉम्ब की तरह, या फिर एक कंपार्टमेंट की तरह उसको स्ट्रक्चर्स नज़र आए. और वो जो स्ट्रक्चर्स है, अब हमने बोला कंपार्टमेंट की तरह, तो उन्होंने जो कंपार्टमेंट को बोला था सेलुले. ठीक है, कंपार्टमेंट के लिए टर्म यूज़ की जाती थी, दैट इज़ सेलुले. और इसी कंपार्टमेंट या सेलुले से नाम पड़ा सेल. ठीक है, तो जो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स थे उन्हीं को नाम दिया गया सेल. तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में, और ये जो सेल डिस्कवर्ड हुई थी वो एक्चुअली एक डेड सेल थी. क्या थी? एक डेड सेल थी. ठीक है, तो क्वेश्चन आता है दैट हु हैड डिस्कवर्ड द डेड सेल, देन ही वाज रॉबर्ट हुक इन ईयर 1665. और ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो ऑलरेडी, आप इसके बारे में जानते हैं. इन्होंने इस सेल का जो जिक्र किया था, रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक लिखी थी, दैट इज माइक्रोग्राफिया. और माइक्रोग्राफिया में रॉबर्ट हुक ने इस सेलुले, सेल का स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में लिखा हुआ है. तो अब डेड सेल का तो हमें पता चल गया कि रॉबर्ट हुक ने किया. देन हु हैड डिस्कवर्ड द लिविंग सेल?
तो अगर लिविंग सेल की बात की जाती है, देन द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? एंटोन वॉन लीवेनहुक। ठीक है, तो अगर हम लिविंग सेल की बात करते हैं तो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी एंटोन वॉन लीवेनहुक। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड ही इज द पर्सन जिन्होंने स्पर्म का, बहुत सारे बैक्टीरियाज का, प्रोटोजोअन्स का स्ट्रक्चर भी डिस्कवर किया था। ठीक है, तो स्पर्म का स्ट्रक्चर भी एवी लीवेनहुक ने फाइंड आउट किया था। सो लिविंग सेल किसने की? एवी लीवेनहुक ने। डेड किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को, न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसमें? ऑर्किड जो है उसकी रूट सेल में। ठीक है, ऑर्किड की रूट सेल में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये थी डिस्कवरी। किसकी डिस्कवरी? सेल की डिस्कवरी। सेल क्या है? सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो पूरी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सारी सेल के अंदर ही हो रही हैं। और हम कह सकते हैं कि जब एक लाइफ ओरिजिनेट होती है तो वो एक सिंगल सेल ही होती है, जैसे कि जाइगोट। तो कोई भी लाइफ जब बनती है तो सबसे पहले क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जो यूजुअली क्या है? एक सिंगल सेल है। इसी सेल के अंदर मल्टीपल डिवीजन्स होती हैं और उन डिवीजन्स होने के बाद ये जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से इंडिविजुअल बनता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स अब भी हैं जो सिंगल सेल ही होते हैं, मतलब वो सिर्फ एक ही सेल है और वही एक सेल उस एंटायर ऑर्गेनिज्म का स्वरूप है, वही ऑर्गेनिज्म है। उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिनमें सिर्फ एक ही सेल होती है और यही जो सेल है सारे स्ट्रक्चरल फंक्शनल एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है। इसी सेल की शेप से हम उनकी शेप को डिटरमाइन करते हैं। इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उससे हम उसके फंक्शन को डिटरमाइन करते हैं। अगर ऐसी बहुत सारी सेल, कुछ जो बिल्कुल फंक्शन जिनका सेम होगा, एक जैसा फंक्शन कर रही होंगी, वो सारी सेल जब कंबाइन हो जाती हैं टिश्यू बन जाता है। मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक से ज़्यादा बहुत सारी सेल से बना हुआ है, वो कहलाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये तो था भाई कितने तरह की सेल है। अब सेल की एक्टिविटीज़ के बारे में हम जानेंगे। एक्टिविटीज़ मतलब कि सेल है उसके फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टर्स क्या हैं, कैसे हमें इस चीज़ के बारे में पता चला। तो सबसे पहले इन द ईयर इट वाज 1838, ठीक है, 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, हिज वाज नेम शिल्डन। ठीक है, शिल्डन ने, मैथ्यू शिल्डन जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने प्लांट्स के बारे में स्टडी किया, अलग अलग तरह की प्लांट सेल्स को पढ़ा और प्लांट सेल्स को पढ़ने के बाद उन्होंने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स दिए दैट दे हैव सेल वॉल होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन है जिसको क्या कहेंगे? सेल वॉल है, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, डेंस लिक्विड है जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाएगा। ठीक है, अलग अलग शेप्स होती हैं, सारी की सारी जो एक्टिविटी है वो सेल के अंदर ही परफॉर्म की जाती है। तो शिल्डन ने बहुत सारी बुक्स के बारे में पढ़ा। फिर 1839 में एक जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट श्वॉन, थियोडोर श्वॉन। ठीक है, इन्होंने सेम स्टडी किसमें की? एनिमल्स में स्टडी की। और इन्होंने कहा कि भाई सेल के बाहर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो शिल्डन ने जो कैरेक्टर्स स्टडी किए थे वो सेम कैरेक्टर्स क्या हैं एनिमल्स में भी पाए गए। लाइक दे हैव सेल वॉल, दे हैव न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म या जो वैक्यूल वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो ये सारे जो फीचर्स हैं फिर 1839 में शिल्डन और श्वॉन ने मिलके अपनी जो स्टडीज की थी, ऑब्जर्वेशंस थी, उन ऑब्जर्वेशंस को एक थ्योरी के नाम पे पोस्टुलेट किया और उसको बोला गया सेल थ्योरी। क्या बोला गया? सेल थ्योरी। कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे जितने भी लिविंग हैं वो सारे सेल से बने हुए हैं। सेल वॉल, उन सेल के बाहर एक बाउंड्री होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं।
कुछ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेंटर में, ठीक है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, जितने भी एक्टिविटीज वगैरह हैं वो सेल के अंदर हो रही हैं। लेकिन इन्होंने वायरसेस का कहीं जिक्र नहीं किया, भाई ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। दूसरा सबसे बड़ा जो डीमेरिट था इनका, इन्होंने ये नहीं बताया कि जो सेल है वो आई कहाँ से, ठीक है, ये जो सेल है वो अराइज कहाँ से हुई, ये इनका सबसे बड़ा डीमेरिट था। इन्होंने स्ट्रक्चर बता दिया और लास्ट में एक ही पॉइंट के थ्रू इन्होंने सेल थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया, दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने क्या कहा कि जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। इन चारों टर्म्स में पूरी की पूरी सेल थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया कि हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना हुआ है। सेल के कारण ही एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनता है, मतलब सेल आपस में जुड़ती जाएंगी, वो जिस पैटर्न में जुड़ेंगी वो एक शेप बना देंगी। जो भी ऑर्गेनिज्म कोई भी फंक्शन कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी जो हो रही है वो सारी सेल के अंदर हो रही है और फिर क्या है वो एक मतलब उसी का क्या रिजल्ट आता है कि जो भी एक्टिविटी है, चाहे डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, हर चीज किससे रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है और ये एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। तो ये इन्होंने बता दिया शिल्डन और श्वॉन ने, ठीक है। श्वॉन क्या थे, जूलॉजिस्ट थे और शिल्डन क्या है, ही वॉज अ बॉटनिस्ट। तो 1838 में इन्होंने, जो हमारे बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट, उन्होंने स्टडी किया और 1839 में जो हमारे जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, उन्होंने सारा स्टडी किया और 1839 में ही दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दे दी। लेकिन ये नहीं बता पाए कि सेल अराइज कहाँ से हुई है। ये किसने बताया, ये 1855 में there was a scientist रुडोल्फ वर्चो। इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दी एंड दिस मॉडर्न सेल थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज सेल डॉक्ट्राइन। और इन्होंने एक टर्म दी रुडोल्फ वर्चो ने, दैट ओमनिस सेलुला ई सेलुला। मतलब क्या है इस टर्म का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है दैट हु हैड गिवन दिस स्टेटमेंट ओमनिस सेलुले ई सेलुले। तो रुडोल्फ वर्चो ने दी थी 1855 में। इसका मतलब क्या है, दैट ऑल द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऑल द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि पहले से ही कोई सेल पड़ी थी, पहले से प्री एग्जिस्ट कर रही थी कोई सेल और उसी सेल में डिवीजन होके नई सेल बनी, ठीक है। तो ये क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रुडोल्फ वर्चो 1855 में मॉडर्न सेल थ्योरी दी कि जितनी भी सेल हैं वो अराइज होती हैं किससे, जो पहले से प्री एग्जिस्ट कर रही है कोई सेल, उससे सारी सेल अराइज होती हैं। सो दिस वाज अबाउट द सेल थ्योरी एंड द मॉडर्न सेल थ्योरी। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ सेल। अब कहोगे मैम हमने दो पढ़ तो लिए, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इसके अलावा भी दो तरह की सेल होती हैं। ये तो था सेल का नंबर, भाई सिंगल सेल है या मल्टीपल सेल, बहुत सारी सेल प्रेजेंट हैं तो वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर कहलाएगा। लेकिन अब हम इसी सेल को दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। यहां पर डिवीजन का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, वो है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक बिफोर न्यूक्लियस, यहां पे कैरियोन वर्ड जो है दैट इज फॉर द न्यूक्लियस। कैरियोन वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, न्यूक्लियस के लिए। तो इन सब के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि प्रोकैरियोटिक सेल के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स क्या हैं, या फिर वो कैसे यूकैरियोट से डिफरेंशिएट करती है, या फिर किन ऑर्गेनिजम्स को या फिर किस तरह की सेल को हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं या यूकैरियोटिक कहते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।